नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहलगाम की वो घटना 22 अप्रैल की। उस घटना के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद वो आतंकी वहाँ से कैसे निकल गए, कहाँ चले गए, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। तो एक वो पहलगाम की घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, इन तीन मुद्दों पर ही आज ये वीडियो केंद्रित रहेगा। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जाने पहचाना चेहरा प्रोफेसर MP सिंह जी हैं, जो एक कानून की ज्ञाता तो है ही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी अच्छी खासी अपनी नज़र रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो हम शुरू करते हैं चर्चा को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो 22 अप्रैल से को घटना हुई पहलगाम के उस घाटी में, जहाँ पर कि सैलानियों को मारा गया, आतंकवादियों ने वहाँ घुस कर के 26 सैलानियों की हत्या कर दी। हालांकि बाद में सरकार ने इसको चूक जरूर माना है, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, फिर अचानक से अमेरिका से ट्रंप साहब ने सीज फायर की घोषणा कर दी, जिसके बाद करीब आधे घंटे के बाद भारत ने सबसे बाद में इसकी घोषणा की थी, सीज फायर की। इन मुद्दों पर आपसे आपके कुछ विचार जानना चाहूँगा कि इन तीनों को किस रूप में आप देखते हैं। चतुर्वेदी जी, इस समय इस घटना को लेकर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक पैमाने पर बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं। चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सैन्य बलों ने निभाया है, इसलिए उनके प्रति अत्यधिक और निर्विवाद सम्मान के कारण जी, मैं उन प्रश्नों के बारीकियों में नहीं जाना चाहता। ठीक बात है। लेकिन 22 अप्रैल से लेके आज तक विश्व के जो बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज हैं, जैसे ब्लूमबर्ग, रॉयटर, जी, बड़े CNN, जो बड़े बड़े अखबार हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस और जर्मनी के अखबार हैं, गार्डियन अखबार इंग्लैंड का है, जी, इन अखबारों में भी कई प्रश्न उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त घटना के काफी दिनों के पश्चात हमारे जो भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल अनिल चौधरी, चौहान जी, हाँ अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में एक जो संगरीला डायलॉग है जी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े बड़े देश के सैनिक अधिकारी, और आप जानते होंगे कि वहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी आए थे। जिस फ्रांसीसी दसां कंपनी का हमारी वायुसेना में राफेल जहाज है,
जी तो आपने जहां से प्रारंभ किया 22 अप्रैल, जी मैं उस जगह पर 4 बार गया जी अपनी कश्मीर यात्राओं के संदर्भ में। वो जो मिडो है, बेसरन घाटी जिसको जी कहते हैं, पहलगाम में, वहां पर पहले सरकार ने यह कहकर तथ्य छिपाने का प्रयास किया कि वहां जाने की किसी को अनुमति नहीं थी, जी लेकिन बाद में ये तथ्य प्रकट हुआ कि वो साल भर खुला रहता था। वहाँ 30 रुपए का टिकट लगता था और 1000-2000 लोगों की भीड़ वहाँ होती थी। जी घटना के 4 दिन पहले गृह मंत्री वहाँ सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गए हुए एक गए थे, एक लंबी मीटिंग उन्होंने लिया। जी सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मैं आज केवल प्रश्नों को उठा रहा हूं जी ठीक बात है। क्योंकि मामला अत्यंत नाजुक है, सेंसिटिव है, जी जी और देश का माहौल इस समय क्या है, हाँ, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या स्थिति है, किस तरह का शासन व्यवस्था है। तो पहला प्रश्न ये उठ रहा है कि वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम क्यों नहीं था। ये प्रश्न उठ रहा है। अगर वहां से 1.5 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ का चेक पोस्ट है, अगर 4-6 भी सीआरपीएफ के जवान रहे होते तो ये जो पूरा परिदृश्य हुआ है, जिसमें भारत से लेके अमेरिका तक इन्वॉल्व हो गया, पाकिस्तान तो है ही है, इससे बचा जा सकता था। बिल्कुल। एक प्रश्न ये है कि क्यों नहीं लगाया गया। इसमें एक चीज़ और भी है सर कि जो बाद में कुछ रिपोर्ट्स जो आई हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जो अमित शाह वहाँ गए थे, उन्होंने बैठक की, सुरक्षा की जांच वगैरह की। 22 तारीख को वो घटना हुई है। 19 तारीख को प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से ही वो उनका दौरा रद्द किया गया और उसके बाद वो नहीं, UAE इस चले पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जी सरकार का ये कहना है कि मौसम के खराबी के कारण, हाँ, और जबकि मौसम वहां को खराब नहीं था। था। सरकार ऐसा क्यों कह रही है, इस पर भी एक प्रश्न है। जी एक प्रश्न और गंभीर है कि क्या सरकार को अब केवल वीआईपीज की सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि 10 दिन पहले वहां निशिकांत जी दुबे का मैरिज एनिवर्सरी हुआ था, वहां सैकड़ों की सुरक्षा व्यवस्था लगी थी। तो जहां 1000-2000 पर्यटक हैं, उनके जान की कोई कीमत नहीं है। निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी के जान का बहुत कीमत है, उनके मेहमानों को। दूसरा प्रश्न ये उठाया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, जी कि देश में चाहे पुलवामा हो, उसके पहले की जी। घटनाएं हो, इस देश में जिम्मेदारी का कोई वसूल है कि नहीं। चाहे 26 लोगों की जान चली जाए या 40 सशस्त्र बल के जवानों की पुलवामा में जान चली जाए, क्या यहाँ जिम्मेदारी कभी फिक्स ही नहीं होगी।
एक प्रश्न ये है। जी। अब उसके बाद अगर आइए आप, तो दो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई सरकार की हाँ। तरफ से। प्रधानमंत्री उसमें क्यों नहीं गए? जी, दोनों बैठक में नहीं गए। हाँ, जबकि वो सऊदी अरेबिया में थे, अपनी यात्रा को प्रीपोन करके वो भारत आ गए और चले गए बिहार में मधुबनी में कन्वेंसिंग करने, वहां ललकारने लगे जी। चुनाव के लिए, लेकिन वो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। नहीं आए। तो एक प्रश्न देश के सामने ये खड़ा हो गया है कि मोदी जी और उनके सरकार के सामने क्या प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रति कोई श्रद्धा या लगाव है भी कि नहीं? जी। एक ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हाँ, हो गया। वो सर्वदलीय बैठक में भी नहीं आए। उसके बाद फिर विशेष संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही थी, वो भी उन्होंने वो भी खारिज कर दिया। और बाकायदे जुलाई का जो मानसून नहीं, सेशन होगा केवल उन्होंने मांग नहीं खारिज किया, वो गली गली घूम के जी। तिरंगा यात्रा, सिंदूर वितरण कर वो खारिज हो गया डर के अब तो मारे। सिंदूर का पेड़ भी लगा दिया। हाँ, सेवड़ सिंदूर का पेड़ भी अपने बंगले में लगाया है जी। उन्होंने। और तो ये सब उपक्रम उनका चल रहा है। जी। एक और गंभीर प्रश्न है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है यूएनओ का, जी। उसमें बहुत बड़ा सिद्धांत ये तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य हैं वो दूसरे मुल्कों की संप्रभुता और अखंडता पर हमला नहीं करेंगे। जी। चाहे पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते हों, 47 से आज तक आप देख रहे हैं, लेकिन वह एक सोवरिन स्टेट है, जी। एक संप्रभु राज्य है। देखिए, 2008 में 26/11 को जो बंबई में हमला हुआ, उसमें अजमल कसाब गिरफ्तार हो गया। हाँ। इसके बाद मनमोहन सिंह ने, उनकी सरकार ने डोजियर प्रस्तुत किया, उसमें डेविड हेडली गिरफ्तार हुआ, नामजद था। जी। और उसी के अंतर्गत एक और अपराधी अब अमेरिका से यहाँ जी। भेज दिया। प्रत्यर्पण के तहत। हाँ, प्रत्यर्पण कर दिया उसका। अब उसके ऊपर यहाँ के कानून में मुकदमा वगैरह चलेगा। भारत सरकार ने बैसरन की घटना के बाद कोई विश्वसनीय सबूत दुनिया को नहीं दिखाया, न संयुक्त राष्ट्र संघ को दिखाया। गलत ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने ये प्रस्ताव दिया था कि हम लोग संयुक्त रूप से जांच कर लें, उसको भी मोदी जी ने नहीं माना। दुनिया के सामने कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। और आपने एक चाल चल दिया जिसकी चर्चा हम लोग पिछले डायलॉग में भी किए थे, कि मोदी जी ने सारा भार सेना को सौंप दिया। जबकि पाकिस्तान और भारत में एक अंतर है कि यहाँ राजनैतिक सत्ता सेना को चलाती है, पाकिस्तान में सेना राजनीतिक सत्ता को चलाती है। थोड़ा बहुत जो राजनीतिक सत्ता वहाँ है जीवित, अक्सर तो वो मृत प्राय ही रहती है। इसके बाद आपने 2 दिन शोर किया कि सिविल डिफेंस की एक्सरसाइजें चलेंगी बॉर्डर पर। ये पाकिस्तान को आपने हिंट कर दिया
और आपने सेना को जिम्मेदारी सौंप दिया। जी दुनिया में जो सभ्य प्रजातांत्रिक देश हैं जिनसे कि आप मदद चाह रहे हैं, जी उनका एक प्रश्न है कि आपने हमला किस आधार पर किया पाकिस्तान पर। अब आप इस प्रश्न के जवाब में केवल इतिहास के पन्नों को पलटेंगे जी कि उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया, बम्बई में किया, पुलवामा में हुआ, पठानकोट एयरबेस पे किया, उड़ी में किया, यही सब आप जाएंगे, ये दुनिया को मालूम है। आप ये भी कहेंगे कि ओसामा बिन लादेन वहां पकड़ के मारा गया अमेरिका के द्वारा, ये सब कहेंगे आप। मनमोहन सिंह के प्रयास से 2008 की घटना के बाद ये जो हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, लखवी है, इन लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक आतंकवादियों की सूची में डाल दिया। जो मैं दुनिया भर के प्रमुख सैनिक रणनीतिकारों और विशेषज्ञों को सुन रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि उस पर विश्वास कर लेना चाहिए, ये उनके विचार हैं जी कि थल सेना के जिम्मे 7 टेररिस्ट कैंप को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई जी और एयर फोर्स को बहावलपुर पंजाब और मुनीरके जी में घुसकर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। सेना ने 7 तारीख की रात में हमला किया, 6 तारीख की रात, 6 तारीख की रात, 6 और 7 की दरमियानी रात की दरमियानी रात में, और वैश्विक सूचना तंत्र ये कह रहा है कि 6 की रात में ही, मैं संख्या पर नहीं जा रहा हूं, और इस बात को सीडीएस ने भी मान लिया सिंगापुर में कि हमारे जहाज गिरा दिए गए। यह भी एक बात स्पष्ट है कि हमारे जहाजों को चीन के जहाज और मिसाइल की मदद से गिराया गया। ठीक बात। इसका मतलब कि लगभग स्पष्ट रूप से चीन खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ खड़ा था जी और चीन से हमारे संबंध खराब है। अब एक प्रश्न चतुर्वेदी जी ये उठाया जा रहा है या उठ रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या थी। देखिए, सैनिक कार्रवाई के 2 पक्षों को आप ठीक से समझिए, एक स्ट्रेटजी रणनीति और एक टैक्टिक्स। जी टैक्टिक्स में हमारी सेना पूर्णतया सफल रही, खासतौर से 9-10 को जो हमला किया हाँ और पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त किया गया, और 2 दिन अपने डिफेक्ट को समझा गया, जो सीडीएस का कहना है, चौहान साहब का। फिर हमला किया गया पलटकर, और वो हमला सफल था। लेकिन सवाल है कि मान लीजिए टैक्टिक्स आपकी सही थी, पहली रात में कुछ गड़बड़ हो गया, जी टेक्निकल या जो भी। प्रश्न लोग ये उठा रहे हैं जो सैनिक रणनीति के शास्त्र के विद्वान हैं, स्ट्रेटेजिक जी जो एक्सपर्ट हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या थी। तो सवाल स्वाभाविक है। क्या भारत ने पर्याप्त भय उत्पन्न कर दिया?
इसका जवाब है कि यह असंभव है। इसलिए कि 1971 में तो आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फिर भी आतंकवाद नहीं रुका। आपने 2 सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप कारगिल में युद्ध लड़े, पाकिस्तान को हराए, 65 में आपने हराया। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के आतंकवादी वहां के सेना से संपोषित हैं, पाले गए हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि अब आतंकवाद रुक जाएगा और पाकिस्तान भयभीत हो गया। क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत दक्षता के साथ हमारे एयर स्ट्राइक का जवाब दिया, हमको नुकसान भी पहुंचाया, हमारे निर्दोष नागरिकों को भी मारा, पुंछ, उड़ी, इन सब जगहों में, किश्तवाड़ में काफी क्षति पाकिस्तान ने भी पहुंचाया। बाद में तो पुंछ में भी जो सेलिंग वगैरह हुई उसमें, और रणनीतिक तौर पर अगर आप देखें सैनिक संदर्भ में, तो पाकिस्तान को आपके एयर पावर का पूरी जानकारी हो गई, जिसको हमारे भोजपुरी में चतुर्वेदी जी कहते हैं, बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी खाक। पाकिस्तान आपकी पूरी क्षमता को समझ गया कि आप कहां तक जा सकते हैं। इस बीच में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान आ गया कि हमारी तैयारी ही नहीं है, हमको समय पर सप्लाई ही नहीं होती रक्षा उपकरणों का, जहाजों का, मिसाइलों का, अन्य चीजों का। ये भी आपने सुना होगा। दूसरा एक प्रश्न उठाया जा रहा है नैरेटिव। मोदी जी ने 2-3 और ललकार दिया, न्यू डॉक्ट्रिन, नए सिद्धांत रणनीति के। एक सिंधु जल विवाद का तो जो है वो तो लगभग असंभव है, केवल ललकारते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि अब अगर आतंकवादी हमला होगा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अब आतंकवादी हमला नहीं होगा। आपने 3 लाख सैनिक कश्मीर में अभी रखा है, फिर भी अटैक जारी है। सीज फायर के बाद भी हमला हुआ जी। युद्ध के या संघर्ष के दौरान भी आतंकवादी हमले होते रहे। हाँ। किश्तवाड़ में, अन्य जगहों पर। वो कश्मीर से लेके गुजरात तक। नहीं, वो तो पाकिस्तान ने हमला किया। वो आतंकवादी हमला नहीं था, वो तो पाकिस्तान का ड्रोन के माध्यम से सैनिक हमला था। अब आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया, कश्मीरियों ने बहुत जमकर उसमें हिस्सा लिया, लेकिन आप वहां के चीफ मिनिस्टर को कोई पावर ही नहीं दे रहे। तो चाहे अमित शाह और मनोज सिन्हा और मोदी जो भी कहें, लेकिन कश्मीर में प्रजातांत्रिक मूल्यों को लेकर कश्मीरियों में कोई प्रसन्नता नहीं है। इसलिए भारतीय सरकार के दृष्टिकोण के कारण, इनके कृत्यों के कारण, वहां पर जो एक रुई में दबी हुई आग है, उसकी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। खैर, 10 तारीख को आप जानते ही हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, ट्वीट आया कि सीज फायर पर एग्री कर गए। 2 घंटे बाद यहाँ के
घोषणा कर दी गई जी कि सीज फायर हो गया। 1972 में जो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच सिमला समझौता हुआ था कि कश्मीर के विवाद द्विपक्षीय विवाद है और इसमें हम तीसरे पक्ष का कोई भूमिका नहीं होगी। अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण वह भी सिद्धांत चौपट हो गया और उसमें आप ही की मुख्य भूमिका है या आपके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका है। मोदी जी अहमदाबाद में उनको डोनाल्ड ट्रंप कहे, उनकी अंग्रेजी तो आप जानते हैं, महान है। दूसरी एक प्रश्न उठ रहा है चतुर्वेदी जी नैरेटिव को लेकर, जिसको हिंदी में कहते हैं आख्यान। 88 वैश्विक यात्रा मोदी जी ने किया, 11 साल, 72 देश में गए और गुजरातियों को जुटा के डांडिया मोदी 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 हुआ। इवेंट अपना नहीं, इन्होंने विदेश नीति को में 2 काम किया। एक तो उसका व्यक्तिकरण किया, इन्होंने अपनी छवि को चमकाया, खींच खींच के लोग गले पड़े और डांडिया हुआ, ये हुआ। अमेरिका में घुसकर ट्रंप को जिताने लगे, अब की बार ट्रंप सरकार। 73 देशों में ये गए और वो पापुआ गिनी का प्रेसिडेंट जो इनका पैर छुआ, उसने तक भी बयान नहीं दिया। प्रमुख भारत के साथ विश्व का कोई भी देश नहीं खड़ा हुआ। इसका नहीं, मैं खत्म हो जाने दीजिए। जो नैरेटिव था भारत का, पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, वो नैरेटिव एकदम फेल कर गया। दुनिया में कहीं से और समर्थन किसका मिला? तालिबान का, महान देश, जिसको भारत ने भी अभी मान्यता नहीं दिया है राष्ट्र के रूप में। एक उनका इनको समर्थन मिला, उसी पर ही लोग फुदक रहे हैं। तो फ्रांस की दशा कंपनी के लोग ऑडिटिंग के लिए आना चाह रहे हैं, उनको भारत सरकार आने नहीं दे रही है। तो भारत सरकार ने अपने व्यवहार से और विदेश नीति का इस्तेमाल मोदी जी ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में किया। जैसे वहां ही गले मिले, अगले दिन गोदी मीडिया के अखबार और चैनल में भारत का डंका बज रहा है, विश्व के सारे देश हम विश्व गुरु हो गए, डंका बज रहा है, नगाड़ा बजने लगा भारत में, ट्रंप के लिए हवन भी होने लगा, बनारस में भी हवन हुआ था उनकी जीत के लिए। तो भारत की विदेश नीति का मैं बहुत बेहिचक कह रहा हूं, जो एक हमारा नैतिक बल था, जो नॉन अलाइन मूवमेंट से समय से पैदा हुआ था, गांधी बुद्ध का देश था, उस विदेश नीति का इन्होंने बिल्कुल कबाड़ा और सत्यानाश कर दिया। पता नहीं हमारे कई कई करोड़ महीना फॉरेन मिशन की इन्वेस्टीज में खर्च होता है, उन लोगों का काम मोदी जी ने कर दिया केवल इवेंट मैनेजमेंट। बाद में इन्होंने कुछ विरोधी पार्टियों में ही संघर्ष कराने के लिए 7 डेलीगेशन भेजा, 59 लोगों का। उसमें आपने वीडियो देखा होगा, एक रेखा शर्मा है, वो गाना गा रही है फिल्म में। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये लोग बिजनेस क्लास में गए जी। अब मान लीजिए अगर अमेरिका का टिकट न्यूयॉर्क का 1,13,000 है, तो बिजनेस क्लास का टिकट करीब 7 लाख का है। ये लोग बिजनेस क्लास में गए, 7 स्टार होटल में रुके। शशि थरूर जी की कई फोटो वीडियो में आ रही, हम चर्चा नहीं करना चाहते।
वो भी बड़े अच्छे तरह से नहीं दिखाई जा रही हैं। वो अब क्या कहा जाए उसके बारे में। अंत में आते आते एक शशि थरूर की फोटो दिखाई पड़ रही है, एक बस, पूरे यात्रा में, भ्रमण में, मनोरंजन में, जेडी वांस के साथ एक फोटो। लेकिन उसने भी भारत का कोई समर्थन नहीं किया। 22 को घटना हुई, उस समय जेडी वांस इंडिया में ही था, अपनी पत्नी के साथ 5 दिन के लिए आया था। हाँ। और उसने बयान दिया कि अमेरिका का इनसे कोई मतलब नहीं है। ट्रंप ने बयान दे दिया कि इनका हजारों साल पुराना झगड़ा है, इससे हम लोगों को लेना है। बाद में वो कूद गया न्यूक्लियर थ्रेट के कारण। लेकिन सर सीडीएस ने तो अपने बयान में ये भी कहा था कि न्यूक्लियर वार जैसी कोई स्थिति बनी ही नहीं। नहीं, हम सीडीएस देखिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। ये चौहान साहब जूनियर थे, इसी तरह जूनियर बिपिन रावत को भी मोदी जी ने बनाया था। हाँ। तो सीडीएस एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, तो उसको तो जो सरकार कहेगी वही बयान देगा। जी जी जी। तो सरकार कहेगी वही वो बयान देंगे। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि देश में इसको माने कि हमारा जहाज गिरा है, इसलिए सिंगापुर में सीडीएस को भेजा गया। कहलवा वो एक तरह से मोदी के दूत का काम उन्होंने किया, वो कि हमारा पूरा सम्मान है उनके प्रति, लेकिन वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं। एक कहा जाता है कि एक कमजोर प्रजातंत्र मजबूत देश नहीं बन सकता। आप देश में केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता फैलाना, सारी संस्थाओं को कमजोर करना, विश्व के जो सभी प्रमुख सूचकांक हैं जिसको दुनिया भर के प्रजातांत्रिक देश पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर, हंगर इंडेक्स से लेकर, डेमोक्रेसी इंडेक्स से लेकर, इनइक्वालिटी इंडेक्स से लेकर, सब में आप एकदम निचले स्तर पे चले जा रहे हैं। तो मोदी जी ने देश की ऐसी हालत कर दिया कि विदेश में अब भारत का कोई सम्मान नहीं है, न विश्वसनीयता है, और ना आपने कोई प्रमाण दिया। और इसका नतीजा हो गया कि जो 50 करोड़ रुपया खर्च करके आपने हरावल दस्ता अपना भेजा, करीब 33 देश गए, माना ये लोग सिएरा लियोन पहुंच गए, 10,000 की पॉपुलेशन है। और आप कह रहे हैं कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ, केवल संघर्ष विराम है। माने देश अनवरत युद्ध के स्थिति में है। आप जगह जगह जाके हमारी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, तुम गोली मारोगे तो हम गोला मारेंगे, तुम रोटी खाओ नहीं तो हमारी गोली है। तो मतलब वैश्विक पैमाने पर भारतीय नेतृत्व का बड़ा छीछा लेदर हो गया। कोई सम्मान नहीं है, कोई विश्वसनीयता नहीं है, और इन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों, संस्थाओं, भाईचारा, बंधुत्व, बहुलतावादी समाज की सारी मर्यादाओं को ध्वस्त कर दिया है। दुनिया में अब हमें कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं वो अपार कृपा पाकिस्तान पर दिखा रही हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक का MD 3 दिन पहले मोदी साहब से मिल के गया था, और उसने $800 मिलियन का लोन जारी कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान आतंक निरोधी समितियों में एक का अध्यक्ष हो गया, एक का उपाध्यक्ष हो गया, और आपने हाइफिनेट कर दिया। हमारा जो डेलीगेशन गया था यह भी आतंकवाद पे बात नहीं कर रहा था, पाकिस्तान का ही नाम ले रहा था। तो इन्होंने खुद भारत और पाकिस्तान को एक समतल जमीन पर लाके खड़ा कर दिया, जो कि दुनिया पाकिस्तान को एक रोग स्टेट,
एक बुरा राज्य बांटती थी। तो यही इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इस संघर्ष को लेकर बड़े गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं, विदेश नीति के संदर्भ में, रक्षा नीति के संदर्भ में, हमारी क्षमताओं के संदर्भ में, और पाकिस्तान को हमारी औकात का भी अंदाज़ा लग गया। इसलिए भारतवर्ष एक गंभीर संकट में फंस गया है और दुनिया में किसी भी संघर्ष का निराकरण, चतुर्वेदी जी, वार्ता और संवाद से ही हो सकता है। और आरएसएस और भाजपा की संस्कृति में दो प्रमुख लक्षण हैं, आक्रमण और युद्ध। यहाँ वार्ता के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है, बस यही सही है। आखिर इस समस्या का हल निकलेगा कैसे? देखिए, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो इस समस्या का हल जब तक ये सरकार है तब तक निकलना बहुत मुश्किल है, रादर असंभव है। या तो मोदी जी के व्यक्तित्व में कोई बुद्ध और गांधी की आत्मा प्रवेश कर जाए, जो भी संभव नहीं लगता, नहीं। क्योंकि इनकी राजनीतिक सोच गुजरात के 2002 की घटना का सृजन है, उत्पन्न हुई है। ये उस और इनको सफलता उसी सोच के अंतर्गत मिली है, तो ये अपने रास्ते से न हटेंगे न हटना चाह रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि इन सारी तमाम खामियों के चलते ही जो कुछ भी हमने 1947 से लेकर के आज तक कमाया था, वो सब कुछ इन्होंने बहा दिया। मतलब खास तौर से जो विदेश में भारत का सम्मान था, जबकि भारत आर्थिक और सामरिक रूप से कुछ नहीं था। आप सोचिए 47 में क्या स्थिति थी। जब 48 में अमेरिकी सैनिकों ने कबायलियों के भेष में हमला किया तो हमारे पास सेना नहीं थी पर्याप्त, और आज हम एक मजबूत स्थिति में हैं। और जैसे जैसे हमारी स्थिति सुधरती गई, हमारी इज्जत गिरती गई, हमारा सम्मान का क्षरण होता गया, ये हालत हो गई है। तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति में लाकर इन्होंने देश को छोड़ दिया, और ये ललकार रहे हैं। कल भी ललकारा है उन्होंने। नहीं, ये हमेशा ललकारेंगे, ये नींद में भी ललकारते हैं। तिरंगा लेकर के उन्होंने अकेले, जबकि उसका उद्घाटन मनमोहन सिंह जी ने किया था। अकेले पुल पर चल रहे हैं। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में उन इंजीनियरों का बयान पढ़ रहा था जो कोंकण रेलवे का चीफ इंजीनियर था। जब पहले गया कितनी कठिनाई थी, उस इंजीनियरों को भी इन्होंने पुल पर नहीं आने दिया, अकेले तिरंगा लेके भ्रमण कर रहे हैं। और आप जम्मू तक गए, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए, आप उड़ी पुंछ में नहीं गए, किश्तवाड़ में नहीं गए। कोई घोर संवेदनहीनता है। बड़ी विकट स्थिति हो गई इस युद्ध को लेकर। मान लीजिए युद्ध न भी कहिए, ट्रंप 11 बार से लगातार कह रहा है, अब तो पुतिन भी कह रहा है कि ट्रंप के प्रयासों से अब तो सारी खबरें तो ये भी आ रही हैं सर कि जो उन्होंने खुद सार्वजनिक तौर पर जो बातें कही, वही चीज वो इंडिविजुअली लोगों को फोन करके दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को वो भी। लीजिए, आप एक पॉलिटिकल स्थिति समझिए कि चीन आपके साथ है नहीं जी, रूस आपका एक पुराना मित्र था, वो भी साथ छोड़ रहा है। उसने $30 मिलियन दे दिया पाकिस्तान को, एक स्टील मिल बंद थी उसको चालू करने के लिए। अमेरिका का हालत देख ही रहे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात है कि आपके जो पड़ोसी थे घर की तरह, नेपाल,
म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये आप के बारे में एक लाइन नहीं बोलना चाह रहे हैं। नहीं। बांग्लादेश, कोई नहीं। जिसको इंदिरा जी ने क्रिएट किया, वो भी शत्रु हो गया। मतलब अब आप अगर गंभीरता से सोचिए तो ये कहाँ आ गए हम। एक गाना है। जी। तो हम लोग इस गाने के साथ ही, इस गाने की इस पंक्ति के साथ ही हम लोग अपनी इस वार्ता को विराम देते हैं। अब कुछ इसमें कहने लायक नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम लोग की वार्ता हुई वो जो सामने दिखाई दे रहा है उस पर आधारित सारी चीज़ें कही गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा कुछ भी चर्चा में हम लोग नहीं ले आए हैं जो कि नहीं चतुर्वेदी जी, हम केवल 1 मिनट आप कर लेंगे जी। इसका रास्ता है, जनता जमकर इस प्रश्नों को पूछे और सरकार को मजबूर करे कि इन प्रश्नों का उत्तर दे, और जनता एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करे जिसमें देश की रणनीतिक विदेश नीति, हमारा जो सम्मान था, वो वापस आ सके। ठीक बात है, लेकिन ये भी रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो देश का वातावरण बनाया गया है पिछले 11 सालों में, उसमें सरकार से सवाल पूछना ही तो पहले सबसे पहले देशद्रोह है। हाँ, विश्वासघात है, देशद्रोह है। अब तो लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है जब आप ये वीडियो रिलीज करें तो लोग कहें कि अजय चतुर्वेदी पाकिस्तान से मिल गए। कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया मुझे, हमारे दर्शकों को, और दर्शकों से जो अभी प्रोफेसर सिंह साहब ने कहा वो आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो स्थिति बनी है वो क्यों बनी है, इसका कारण क्या है, ये सवाल जनता को सरकार से पूछना होगा। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार किसी की भी हो वो निरंकुश ही होती है, और निरंकुश सरकार आपको कुछ भी नहीं दे सकती। वहाँ सहिष्णुता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप हमारे साथ बने रहें। आज का ये वीडियो यहीं तक, बाकी अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे। नमस्कार, अजय त्रिवेदी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।